हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जीबी फार्माटेक। जैसा कि पता है कि आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम आ गया है। ये आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पहला एग्जाम आपका पेपर है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है। और आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के 10 नंबर में पूछे जाने वाले सेक्शन बी के क्वेश्चंस, जो कि 2022-23 प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आज की वीडियो के साथ साथ हम लोग 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है। आप लोगों को पता है कि सेमेस्टर एकेटिव के सेमेस्टर एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही बहुत सारे क्वेश्चन 70 से 80% तक के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आप 2 साल के इन जो आज तक सॉल्व हो चुके हैं, वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं, अगर आप लोग 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आप लोग देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो हम अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक्सप्लेन दी वेरियस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इन डिटेल। जैसे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग कंसंट्रेशन बहुत सारे सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट इसका यूज कर रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं। उसमें हम लोग को देखते हैं कि कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कौन कौन से तकनीक हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग उससे कंसंट्रेशन को अलग अलग तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे। यूज टू देखिए उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यूज टू डिफाइन एज हाउ मच ऑफ द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है, इसमें हम लोग कोई सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट मतलब सैंपल। तो इस सॉल्वेंट में कितनी मात्रा हम लोग सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, उसी को डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, जिसे देख लेते हैं। इसमें नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, फॉर्मलिटी, परसेंटेज, कंसंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन एंड द मोल फ्रैक्शन, ये सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसका यूज़ करके हम लोग कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। नॉर्मलिटी होता क्या है? तो नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। इसको डिनोट करते हैं एन से। ठीक है। कितने नंबर में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है। इसको समझ लेते हैं हम। आल्सो कॉल द नॉर्मल कंसंट्रेशन। ठीक है। नॉर्मलिटी को कहते हैं नॉर्मल कंसंट्रेशन। ठीक है। जितना भी हमारा होगा मॉलिक्यूलर उसको निकाल लेंगे, लेकिन एसिडिटी और बेसिडिटी कैसे निकालेंगे? मतलब कि कितने आयन में वह डिसोसिएट हो रहा है। जैसे कि हमारा HCl है, तो H+ और Cl- में डिसोसिएट हो रहा है, मतलब कि एक आयन में। अगर एसिड को देखा जाए तो वह एक आयन में डिसोसिएट हो रहा है, और बेस जो होता है वो भी एक आयन। H2SO4 देख लेते हैं, तो H2 मतलब 2H+ और SO4 2-। ठीक है। मतलब कि अगर एसिड देखा जाए तो वह टू मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, डिसोसिएट हो रहा है। तो ये दो जो 1 नंबर या 2 नंबर कितने आयंस इसमें प्रेजेंट हो रहे हैं, कितने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, उसी के नंबर को लिखेंगे। अगर 1 में है तो 1, ये 2 रहेगा तो 2 लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट लिख देंगे। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वेट हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है वो क्या होता है? तो वेट ऑफ द सब्सटेंस का वेट हम लोग ऐड करेंगे, और इक्विवेलेंट वेट जो हम लोग यहाँ निकाले हैं इसको लिखेंगे। ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा प्राप्त होगा नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, और उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द लीटर को रखेंगे, फिर हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। सेकंड देखते हैं मोलरिटी क्या होता है। मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल है कि इतना मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पर लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारा कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है। ठीक है। इसे कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। इसको जो होता है कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला देखते हैं कि नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको एन से, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द लीटर, वॉल्यूम मतलब V। अब देखिए मोल क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन द मोलर मास। ठीक है। W/m, यहाँ पे हम लोग W/m भी लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरा देखते हैं मोलरिटी हो गया, ये वो मोलरिटी था या मोलरिटी है। मोलरिटी, उसमें देखिए मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होगा सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है। सॉलिड फॉर्म में आएगा तभी तो केजी में होगा, किलोग्राम में। मतलब कि 1 किलोग्राम जो सॉल्वेंट है उसमें कितना मात्रा में कितना मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, कितनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व होगा। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, यहाँ सॉल्वेंट रहेगा जो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, उसमें कितना मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है उसको हम लोग इसमें देखते हैं। आल्सो नोन एज द मोलर कंसंट्रेशन, डिनोट करेंगे स्मॉल एम से। नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है। फॉर्मेलिटी देखते हैं। इससे फॉर्मेलिटी हम लोग देखते हैं कितना नंबर ऑफ द आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट है हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन में। फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द फॉर्मल्स ऑफ सॉल्यूट या आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। आल्सो कॉल द फॉर्मल कंसंट्रेशन, इट इज़ द डिनोटेड बाय द F नंबर। इसको अगर हम लोग सूत्र लिखते हैं, इसका अगर हम लोग फार्मूला लिखते हैं तो F = नंबर ऑफ द फॉर्मल्स, मतलब कि आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड, एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द लीटर। ठीक है। परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होता है? देखिए ये 3 तरह के होते हैं। पहला देखिए परसेंटेज वेट बाय वेट। इसमें सॉल्यूट का वेट अपॉन द सॉल्यूशन का वेट, दोनों को अगर डिवाइड करेंगे
तो हमारा जो होता है वेट बाई वेट प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसका परसेंटेज है, मतलब परसेंटेज मतलब 100 से इसको 100 से इसका मल्टीपल कर देंगे। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसमें वेट था, हम लोग उसमें वेट लिए थे सॉल्यूट का, इसमें हम लोग उसका वॉल्यूम नापेंगे कितना ml में है, उसमें वेट था कितना kg में है, इसमें है वॉल्यूम मतलब कितनी ml में है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। अब देखिए वेट ऑफ द सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। अब देखिए पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। पार्ट्स पर मिलियन इज द जनरली यूज टू एक्सप्रेस दी कंसंट्रेशन ऑफ द वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। जब कोई वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें बहुत ही कम मात्रा में हमारा सॉल्यूट हो, एक कोई सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें हमारा बहुत ही कम मात्रा में सॉल्यूट हमारा हो, बाकी बहुत ही डाइल्यूट मतलब बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड मतलब होता है इसमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो, लेकिन सॉल्यूट के जो हम लोग यूज़ करते हैं, सैंपल का जो यूज़ करते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में हो, मतलब कि अगर हम लोग इसका इतना पोर्शन निकालेंगे तो बहुत ही कम मात्रा में हमें सॉल्यूट प्राप्त होगा, ठीक है। इसका हम लोग देख लेते हैं, इसको CPPM से डिनोट करते हैं, कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इसका इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन द मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए एक सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूट का जो मोल होता है उसको डिवाइड करेंगे पूरे मोल से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो कि सॉल्यूशन बनाता है, दोनों के मोल से डिवाइड कर देंगे, हमारा जो होता है जो एक्स सॉल्यूट होगा वह निकल जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लासीफाई द एसिड बेस इंडिकेटर्स एंड एक्सप्लेन द थियरी ऑफ द इंडिकेटर्स विद द सूटेबल एग्जाम्पल। देखिए अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप उसका फ़ायदा ले सकें, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर वहाँ पे सारे नोट्स वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें देख लेते हैं एसिड, इसमें देखते हैं एसिड बेस इंडिकेटर होता क्या है। ऐसा कि उनका सब्सटेंस होता है जो कि डिटरमाइन करता है इंड पॉइंट को। हम लोग एसिड बेस का टाइट्रेशन कराते हैं तो उसमें जब इंड पॉइंट कब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ऐसे सब्सटेंस का यूज़ करते हैं कि जैसे ही हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है वह अपने कलर को चेंज कर लेता है स्पेसिफिक पीएच पे। देखिए टाइट्रेशन टू डिटरमाइन द इंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन बाय चेंजिंग इट्स कलर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा फिनाप्थलीन हो गया, वह नॉर्मल अगर मान लीजिए एसिडिक मीडियम हमारा है, एसिडिक मीडियम में हमारा वह कलरलेस है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग टाइट्रेशन करेंगे और हमारा सॉल्यूशन कन्वर्ट होता, हमारा सॉल्यूशन जैसे जैसे कन्वर्ट होगा बेस में, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन होगा एसिड से बेस में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा फिनाप्थलीन जो होता है कलरलेस से पिंक कलर दे देगा, ठीक है। पिंक कलर आते ही हमें मालूम हो जाएगा कि हाँ हमारा सॉल्यूशन या फिर हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। बेस्ड ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन दे आर द क्लासिफाइड एज द एसिडिक इंडिकेटर एंड द बेसिक इंडिकेटर, ठीक है। दो तरह के होते हैं, एसिडिक इंडिकेटर का एग्जाम्पल होता है फिनाप्थलीन एंड द बेसिक का एग्जाम्पल होता है मिथाइल येलो। देखिए पहला देखते हैं वीक एसिड इंडिकेटर। एसिडिक का होता है वीक एसिड इंडिकेटर। अगर हमारा कोई वीक एसिड इंडिकेटर है तो वह हम लोग उसके बारे में जानते हैं। when they dissolve in the water to dissociate slightly and the form ions, जब उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वह डिसोसिएट हो जाता है, मतलब कि ब्रेक डाउन हो जाता है और आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमारा HIN, इस मान लीजिए कोई हमारा इंडिकेटर है HIN फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है, जो एक्वस फॉर्म में है, मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में है, और H2O जो भी वो भी एक्वस फॉर्म में है। जब इस इंडिकेटर को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वह H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और द आयन जो इसका इंडिकेटर फॉर्म है इसमें आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एसिड है जो कि कलर ए है, मान लीजिए कि यह HIN एसिडिक आयन फॉर्म में हमारा जो इंडिकेटर है एसिडिक फॉर्म में है और एक कलर इसका होगा ए कलर है, सपोज दैट कलर उसका ए है, ठीक है। जैसे ये कन्वर्ट होगा आयनिक फॉर्म में तो उसका कलर तुरंत चेंज हो जाएगा बी, कोई भी कलर हो मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फिनाप्थलीन हो गया, ठीक है। इंडिकेटर का थियरी क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एन इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस यूज टू डिटरमाइन द इंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन, समझ गए। एसिड बेस टाइट्रेशन में हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर और दे चेंज देयर कलर विद इन अ सर्टेन पीएच रेंज। स्पेसिफिक पीएच पे उसका कलर चेंज होता रहता है। अब थियरी देख लेते हैं क्या होता है। बेसिकली 2 थियरी होता है, ऑस्टवाल थियरी एंड द क्विनोनाइट थियरी। ऑस्टवाल थियरी के बारे में पहले देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑस्टवाल थियरी इंडिकेटर्स आर जनरली वीक एसिड और वीक बेस। इंडिकेटर या तो वीक एसिड रहेंगे या तो वीक बेस रहेंगे, ठीक है, मतलब एल्कलाइन फॉर्म में रहेंगे या फिर एसिडिक फॉर्म में रहेंगे जो कि वीक होंगे। द चेंज इन द कलर ऑफ द इंडिकेटर इज ड्यू टू देयर आयोनाइजेशन। कलर क्यों चेंज होता है, वह ब्रेक डाउन होता है और आयनिक फॉर्म में होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। द अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द इंडिकेटर हैज़ द डिफरेंट कलर एंड द आयोनाइज्ड फॉर्म हैज़ द डिफरेंट कलर। जो हमारा कोई इंडिकेटर है जो अगर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, मतलब कम्प्लेक्स अपने फॉर्म में है,
अगर अनआयोनाइज्ड है तो कलर उसका कुछ और रहेगा, और आयोनाइज्ड फॉर्म है तो कलर उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें ए है तो इसमें बी हो जाएगा। इंडिकेटर हमारा अगर वीक एसिड है तब क्या होता है, अगर हमारा इंडिकेटर वीक बेस है तब क्या होता है। अगर हमारा इंडिकेटर इज अ वीक बेस देन इट्स आयोनाइजेशन इन द एसिड इज वेरी लो ड्यू टू कॉमन आयन, मीन्स द अनआयोनाइज्ड फॉर्म होगा। ठीक है, हमारा इंडिकेटर मान लीजिए वीक एसिड है और इसमें हम लोग टाइट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग वीक एसिड इंडिकेटर को डाले हुए हैं, टाइट्रेशन हम अपना कर रहे हैं। ठीक है, फिनाइलथिलीन मान लेते हैं HPH हो गया। अगर डिजॉल्व होगा तो H+ और PH- में डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और जो मान लीजिए एसिड से किसी हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं किसी एसिड में ही, मतलब कि एसिड से टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो एसिड जो मान लीजिए हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें H+ और PH- जो हमारा फिनाइलथिलीन का आयन है इस पर प्रेजेंट है, ऊपर से HCl डालेंगे तो भी आयनाइज होगा H+ और Cl- में। तो इस सॉल्यूशन में H+ फिनाइलथिलीन का और H+ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दोनों H+ जो होता है इसमें प्रेजेंट हो जाएगा, जो कि कॉमन आयन है। ठीक है, इस कॉमन आयन के इफेक्ट के कारण जो होता है, ये भले हमारा HCl या फिर फिनाइलथिलीन अपने दो आयन में कन्वर्ट हो गया है H+ और PH- में, लेकिन जो हमारा PH- है यही हमारा कलर देता है। जो हमारा PH- है यही कलर प्रोड्यूस करता है जब हमारा आयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है तब। लेकिन भले ही इससे अनआयोनाइज्ड फॉर्म में हो गया, लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले हाइड्रोजन आयन से मिल करके फिर HPH बना लेगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, तो समझ लीजिए कि फिर कलर चेंज नहीं कर पाएगा। वही देगा कि मीन्स द अनआयोनाइज्ड फॉर्म हैज द नो चेंज इन द कलर। उसमें कॉमन आयन इफेक्ट के कारण जो होता है आयोनाइज नहीं होता है, आयोनाइज नहीं होगा तो कलर चेंज नहीं करेगा। इफ़ इट इज़ फेयरली आयोनाइज इन द बेसिक और एल्कलाइन सॉल्यूशन, जब वही हमारा एसिडिक वीकली एसिडिक जो हमारा इंडिकेटर है, अगर वही बेसिक मीडियम हम लोग अगर बेसिक मीडियम उसको डिजॉल्व करते हैं तो हमारा आयोनाइज्ड फॉर्म होकर के कलर प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि देख लीजिए HPH हमारा मान लीजिए इंडिकेटर है, H+ और PH- आयन में हमारा डिजॉल्व हो गया। ये PH आयन ही होता है जो हमें कलर प्रोड्यूस कराता है अगर ये आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा तब। और NaOH हमारा OH मतलब बेसिक सोल्यूशन है, NaOH हमारा बेसिक सोल्यूशन है, इसको जब इसमें डिजॉल्व करेंगे तो Na+ और OH- में डिजॉल्व होगा। ठीक है, डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे PH या H+ जो होता है OH से मिल करके H2O बना लेगा। PH आयन का Na से कोई भी एसोसिएशन नहीं होगा, कोई भी जुड़ाव नहीं होगा, और PH आयन हमारा अकेले रहेगा और प्रोड्यूस करेगा कलर एट इंड पॉइंट पे। एग्जाम्पल फिनाइलथिलीन वीक एसिड रिप्रेजेंटेड बाय द HPH। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं HPH अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कलरलेस और आयोनाइज्ड फॉर्म में पिंक कलर। ठीक है, इफ़ द इंडिकेटर इज़ द वीक बेस, अगर हमारा इंडिकेटर वीक बेस है तब क्या होता है, उसी का उल्टा होता है, लो आयोनाइजेशन इन द बेस ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट। अगर वीकली बेस इंडिकेटर को किसी बेस में हम लोग मान लीजिए कि डिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, डिजॉल्व करते समय बेस को अगर बेस में डिजॉल्व कर रहे हैं तो हमारा बेस मान लीजिए NaOH है। ठीक है, NaOH हमारा डिसोसिएट होगा Na+ और OH- में। ठीक है, और हमारा जो इंडिकेटर है मान लीजिए MEOH है, MEOH, ये हमारा डिसोसिएट होगा Me+ में और OH- में। हमारे इंडिकेटर का Me+ है। ठीक है, ये इंडिकेटर है जो कि हमारा Me+ और OH- है, जिससे हमें अगर आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा इसी फॉर्म में तभी यह कलर प्रोड्यूस करेगा। अगर यह किसी से कंबाइन कर लेता है तो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो क्या करेगा, हमारा जो Me+ है ये हमारे बेसिक जो हमारा एल्कलाइन सॉल्वेंट है उसके OH- से रिएक्शन करेगा और MEOH बना लेगा, फिर से MEOH के फॉर्म में आ जाएगा, और हमारा NaOH फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे OH- जो होता है इस Na से रिएक्शन करेगा और NaOH फॉर्म में आ जाएगा, मतलब कि यह फिर अनआयोनाइज हो जाएगा। जब अनआयोनाइज हो जाएगा तो मतलब कि वह कोई भी प्रकार का इंड पॉइंट के बारे में कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, अब आयोनाइज्ड इन एसिड सोल्यूशन बाई H+ आयन, अगर उसी तरह अगर एसिड में है तो अगर एसिड फॉर्म में है तो वह आयोनाइज हो जाएगा, तो वह आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, अपना जो है कलर प्रोड्यूस करेगा एट द एंड पॉइंट पे। मिथाइल ऑरेंज वीक बेस होता है जो कि रिप्रेजेंटेड बाय द MEOH। MEOH को अगर MEOH अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है येलो कलर प्रोड्यूस करता है, आयोनाइज्ड होते ही वह रेड कलर प्रोड्यूस कर देता है एट द एंड पॉइंट पे। देख लेते हैं सेकंड थ्योरी होता है क्विनोनाइडल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू क्विनोनाइडल थ्योरी एन एसिड बेस्ड इंडिकेटर एग्जिस्ट इन द टू टॉटोमेरिज्म फॉर्म। जो हमारा एसिड बेस इंडिकेटर होता है वह दो फॉर्म में जो होता है एग्जिस्ट करता है। पहला होता है बेंजोनॉइड फॉर्म, दूसरा होता है क्विनोनाइड फॉर्म। कभी बेंजोनॉइड फॉर्म में रहता है, कभी क्विनोनाइड फॉर्म में रहता है। अगर बेंजोनॉइड फॉर्म में रहेगा तो कलर कुछ और रहेगा, क्विनोनाइड फॉर्म में रहेगा तो कलर कुछ और रहेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेंजोनॉइड फॉर्म में।
अगर बेंजोनाइट फॉर्म में उसका जो एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो चेंज होता रहता है। इस बेंजीन में एक OH ग्रुप जुड़ा होता है बेंजोनाइट फॉर्म में, लेकिन जो क्यूनोनाइट फॉर्म होता है एक क्यूनिन का स्ट्रक्चर बना लेता है, इसमें खाली O ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। अगर इसका कलर कुछ और है, जैसे ही यह बेंजोनाइट फॉर्म से क्यूनोनाइट फॉर्म में कन्वर्ट होगा उसका कलर तुरंत चेंज हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं। टू फॉर्म हैव द डिफरेंट कलर, वन फॉर्म एग्जिस्ट इन द एसिडिक मीडियम एंड अदर फॉर्म इज द बेसिक मीडियम। जो हमारा बेंजोनाइट फॉर्म है एसिडिक मीडियम होता है, और जो हमारा क्यूनोनाइट फॉर्म है वह बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है। pH चेंज होता है तो कलर भी चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिनाप्थेलिन हैज़ द बेंजोनाइट फॉर्म इन एसिडिक मीडियम विच इज़ द कलरलेस। अगर स्ट्रक्चर है बेंजोनाइट फॉर्म का, बेंजोनाइट फॉर्म ऑफ द फिनाप्थेलिन, अगर हमारा फिनाप्थेलिन बेंजोनाइट फॉर्म में है, इन एसिडिक मीडियम में है अगर, तो कलरलेस रहेगा, कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ये कन्वर्ट होगा हमारे क्यूनोनाइट फॉर्म में, देखिए क्यूनोनाइट फॉर्म में है, यहाँ बेंजोनाइट फॉर्म में देखिए यहाँ OH ग्रुप लगा हुआ है ना, बेंजीन के OH ग्रुप लगा हुआ है। जैसे ये क्यूनोनाइट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, क्यूनिन फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ का ब्रेकडाउन, यहाँ का बॉन्ड जो होता है ब्रेकडाउन होगा, और यहाँ पे C डबल O माइनस में आ जाएगा, ठीक, एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारा यह बेंजोनाइट फॉर्म से क्यूनोनाइट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होते ही इसका कलर जो होता है कलरलेस से पिंक कलर हो जाएगा, ठीक है, अपना कलर दे देगा। इसके स्ट्रक्चर को याद करने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीका देखिए, 3 हेक्सागोनल ग्रुप, हेक्सा मतलब होता है 6 एटम का एक ग्रुप जिसे कहते हैं बेंजीन। 3 मतलब 3 मतलब कि 3 मीन्स 3 हेक्सागोनल, 1 2 3 बेंजीन के ग्रुप हैं, रिंग हैं। 1 पेंटागोनल, पेंटा मतलब 5, एक 5 एटम का एक ग्रुप है, एक 5 एटम का रिंग है, ठीक है। और 2 अल्कोहलिक ग्रुप है, एक अल्कोहलिक ग्रुप और 2 अल्कोहलिक ग्रुप, मतलब कि 2 अल्कोहलिक ग्रुप है इसमें, एक कीटोनिक ग्रुप है, एक डबल बॉन्ड O है, एक कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। ये हो गया हमारा बेंजोनाइट फॉर्म में। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फिनाप्थेलिन अगर हमारा एसिडिक मीडियम में है तो कलरलेस रहेगा, जैसे ही बेसिक मीडियम में आएगा पिंक कलर दे देगा या फिर रेड कलर देगा हल्का सा। अगर मिथाइल ऑरेंज है, एसिडिक मीडियम में रेड कलर प्रोड्यूस करेगा और बेसिक मीडियम में ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करेगा। मिथाइल रेड हो गया, रेड कलर देगा, एसिडिक मीडियम में येलो कलर देगा बेसिक मीडियम में। थाइमाल ब्लू हो गया, जो एसिडिक मीडियम में येलो कलर देगा या फिर रेड कलर देगा हल्का सा, और बेसिक मीडियम में ब्लू कलर दे देगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। डिस्कस दी डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अभी तक हम लोग टाइट्रेशन के बारे में पढ़ते चले आए हैं, लेकिन इसमें टाइट्रेशन नहीं होता, इसके ऐसा प्रोसेस है जिसमें टाइट्रेशन नहीं होता है। प्रिंसिपल देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है। प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द ग्रेविमेट्री इज द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ मास। जो सॉल्वेंट में या फिर सॉल्यूशन में हमारे जो सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं, उस सॉल्यूट को मेजर करते हैं उसके मास को मतलब कि उसके वेट को मेजर करते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी देखते हैं उसमें, उसको मेजर करते हैं कि उसमें कितना वेट है, ठीक है। इसको हम आपको समझा देते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमारा ये सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है ना, तो इसमें हमारा जो सॉल्यूट प्रेजेंट हुआ डाल देंगे सॉल्यूट कोई सॉल्यूट इसमें अगर हम डाल देते हैं इस सॉल्वेंट में, ठीक है, इसमें हम लोग पता करेंगे कि इस सॉल्यूशन में कितनी मात्रा में या फिर कितनी वेट में हमारा सॉल्यूट डिजॉल्व है। बस इतना पता करना रहता है कि इसमें कितनी मात्रा में 100 ग्राम 200 ग्राम वेट करके, कितनी वेट में 100 ग्राम में 200 ग्राम में या फिर 400 ग्राम, कितने अमाउंट में हमारा सॉल्यूट इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसी को हम इसमें मेजर करते हैं, ठीक है। मास ऑफ एन आयन इन ए प्योर कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द ग्रेविमेट्री। कोई कंपाउंड है उसमें आयनिक फॉर्म में कोई मास हो गया, कोई सैंपल होगा, कोई एनालाइट होगा, उसको डिटरमाइन करते हैं यूजिंग द ग्रेविमेट्री विच इज देन अप्लाइड टू डिटरमाइन द मास परसेंटेज ऑफ द सेम आयन। उसका मास निकालने के बाद उसका मास परसेंटेज निकालेंगे कि कितना परसेंट उसमें प्रेजेंट है। कौन कौन से स्टेप होते हैं उसके बारे में आप देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर उस तरह से बना लीजिएगा। आपको इसमें समझा देते हैं, आप अगर आप लोगों को डिटेल में आता है तो इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके स्टेप्स होते हैं। सैंपल प्रिपरेशन होता है, सेकेंड सॉल्यूशन प्रिपरेशन जिसमें डिजोल्यूशन होता है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं। प्रेसिपिटेशन टेस्टिंग ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, डाइजेशन और एजिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, फिल्टरिंग होता है, वॉशिंग ऑफ द प्रेसिपिटेट होता है एंड ड्राइंग और इग्निशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, और 9 स्टेप होता है वेइंग एंड लास्ट होता है कैलकुलेशन। अब इसके बारे में आपको समझा दे रहे हैं क्या क्या आखिर में इसका फंडा क्या है, क्या बता रहा है ये। पहला सैंपल को प्रिपेयर करेंगे, हमको सैंपल क्या चाहिए भाई, उसके बारे में हम लोग उसको वे करेंगे, जितना अमाउंट में चाहिए उतने अमाउंट में एक्यूरेट उसको वे करेंगे, जहाँ रखना होगा स्पेसिफिक स्थान पर उसको रखेंगे, ठीक है। एक्यूरेट वे करेंगे, उसको सेपरेट रखेंगे, किस कंटेनर में रखना है उसको रखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन प्रिपरेशन, उस सॉल्यूट को
किसी सॉल्वेंट में, जिस सॉल्वेंट में डिजॉल्व करना उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे ताकि वो आयनिक फॉर्म में आ जाए, आयोनाइज हो जाए। प्रेसिपिटेशन, जब वो आयन जो होता है डिजॉल्व पूरा नहीं होता है, वह एक दूसरे से मिल करके एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है, मतलब नीचे जम जाता है। टेस्टिंग ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, फिर टेस्ट करते हैं कि जो हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था पूरा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया है, बाई एडिंग द फ्यू प्रेसिपिटेटिंग एजेंट बाई वॉल, मतलब कि इस वाले जो कंटेनर है इसमें फिर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट दीवार के सहारे गिराते हैं, बूंद बूंद, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप। फिर पता करते हैं कि हाँ हमारा या जो होता है प्रेसिपिटेट पूरा फॉर्म होगा कि नहीं हो गया। अगर उसमें कोई क्लाउडीनेस आता है, ठीक है, टर्बिडिटी आता है, तो समझ लीजिए कि अभी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई टर्बिडिटी फॉर्म नहीं आता है, ठीक है, तो समझ लेते हैं कि हमारा जो होता है प्रेसिपिटेट फॉर्म हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। डाइजेशन और एजिंग ऑफ द प्रेसिपिटेशन, अब देखिए डाइजेशन क्या होता है या फिर एजिंग क्या होता है। एट हाइयर टेम्परेचर टू प्रोसीड दी प्रोसेस को और तेज़ करने के लिए हम लोग उसको टेम्परेचर पर रख देते हैं, टेम्परेचर उसका बढ़ा देते हैं। फिल्ट्रेशन करेंगे, उसको फिल्टर कर लेते हैं। फिर डाइजेशन होने के बाद उसको फिल्टर करते हैं। प्रेसिपिटेट सेपरेट फ्रॉम द मदर लिक्विड, उसको जिसका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है नीचे, जो बताया नीचे जमा हुआ था, तो उसको जो होता है सेपरेट कर लेते हैं। उसमें कौन कौन से फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, फिल्टर पेपर, फिल्टर पल्प, फिल्टर मैट्स, परमानेंट पोरस फिल्टर, इस सब तरह का फिल्टर का यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद में जो पोरस परमानेंट फिल्टर होता है उसके बारे में देख लेते हैं। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल होता है, सिलिका क्रूसिबल होता है एंड द पोर्सिलिन क्रूसिबल होता है। ये सब तरह के फिल्टर होते हैं, ठीक है। फिल्टर करने के बाद वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद जैसे ही हम लोग उसको ड्राइंग करेंगे। अब देखिए ड्राइंग में भी 2 शब्द आते हैं, 2 नंबर पर पूछ लिए जाते हैं, वाइवा के समय भी पूछा जाता है। ड्राइंग क्या होता है, फिर इग्निशन क्या होता है। ड्राइंग और इग्निशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, उसको जब सेपरेट कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करने के बाद उसको क्या करेंगे, 250 डिग्री से कम सेंटीग्रेड पे अगर उसको हम लोग हीट करेंगे तो उसे कहेंगे ड्राइंग। लेकिन जैसे ही हीट का टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाएंगे और 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तक, मतलब कि ऐसा रेंज है 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तक का अगर हम लोग इतने टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं उसे कहेंगे इग्निशन। फिर उसको करने के बाद कूल करेंगे, फिर उसको वेट करेंगे। वेट करने के बाद कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा कितनी मात्रा में सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है जो कि प्रेसिपिटेट हुआ है, ठीक है। आप लोग अपना तैयारी जारी रखिए ताकि पहला एग्जाम सबसे अच्छा हो। और जीबी फार्मा की तरफ से आप लोग को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।